अक्सर हम लोग न्यूज़ में एक कंट्री के कन्फ्लिक्ट के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, दैट इज़ इज़राइल एंड पैलेस्टीन। टुडे वी विल बी स्टडिंग होलिस्टिकली अबाउट द होल हिस्ट्री ऑफ इज़राइल एंड पैलेस्टीन। किस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट का रीज़न बना, आज जो इतने सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, आज इज़राइल इतना डोमिनेट कर रहा है इन पैलेस्टीन्स पे, क्या ये पहले से था या क्या रीज़न था इन कन्फ्लिक्ट्स का, आज ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Firstly, we'll be dealing with the location. What is the actual location of Israel? As you can see, it comes in the east. It comes in Asia section, okay, and it is located in Western Asia. West Asia में ये located है, okay. One location, it's clear that it is located in West Asia, and it comes in the southern section of the Mediterranean Sea and northern part of Red Sea. South of Mediterranean Sea and north of Red Sea में ये located है, ठीक है। एंड इसके लैंड बाउंड्रीज किन किन कंट्रीज़ के साथ हैं? फर्स्ट इज़ द लेबनान, देन इज़ द सीरिया, देन इज़ द जॉर्डन एंड देन इज़ द इजिप्ट। एंड इट हैज़ मैनी अदर स्मॉल प्लेसेस जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है, जैसे कि गाज़ा स्ट्रिप, दिस इज़ द गोलान हाइट, ओके, दिस इज़ द गोलान हाइट। एंड इसमें ये सारे जो रीजन्स हैं जिनमें ऐसा कन्फ्लिक्ट का प्लेसेस बनता है। सो वी विल बी डीलिंग इट वन बाय वन, ओके। And this Jerusalem, it is considered as a capital, and ये जो capital है ये 3 religions से linked है। First is the Judean, second is the Islam, and then is the Christianity. First is the Judean, second is the Islam, and then is the Christianity. ठीक है, ये 3 religion ऐसे थे जिनकी वजह से बाद में conflict का कारण बना था। Okay, first let me tell you all what was the reason and कहाँ से ये चीज़ों की शुरुआत हुई थी। Okay, first let me erase it. Okay, now फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक बहुत बड़ी ताकत थी जो कि कोलैप्स कर गई थी, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट दैट इट वाज ओटोमन एम्पायर। एंड ये जो ओटोमन एम्पायर था ये बहुत सारे हिस्सों में टूट गया, एंड उन्हीं सब में से एक हिस्सा टूटा था जो बना पैलेस्टीन। जो आपको आज के डेट का ये इज़राइल दिख रहा है, ये पहले पैलेस्टीन हुआ करता था। सो फर्स्ट लेट मी शो यू ऑल द मैप, ओके। तो ये था पैलेस्टीन, पहले ये पैलेस्टीन था 1946 के टाइम पे, ये पूरा पैलेस्टीन था। धीरे धीरे इज़राइल ने किस तरीके से इस पे कब्ज़ा किया वो अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो नाउ पैलेस्टीन आखिर पूरा कितना पोर्शन में माना जाता था? जब ओटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ उस टाइम पे पैलेस्टीन को माना जाता था कि जॉर्डन नदी के वेस्ट सेक्शन में जितना भी सेक्शन है वो सब पैलेस्टीन बोला गया, ठीक है। और इस पैलेस्टीन के हिस्से में ब्रिटेन ने बोला कि एक ऐसा हिस्सा बना दिया जाएगा जो कि ज्यूइश पीपल का होगा, एंड दिस वाज द मेन मिस्टेक दैट ब्रिटिशर्स डिड। एंड आज ये इसी मिस्टेक की वजह से ये इतनी कन्फ्लिक्ट होती है। ये ज्यूइश पीपल के लिए इन लोगों ने एक पोर्शन दिया, बस एक छोटा सा पोर्शन पैलेस्टीन में दिया कि यहाँ पे ज्यूइश पीपल रहेंगे। तो एक्चुअली ये ज्यूइश पीपल थे कौन? ये जो ज्यूइश पीपल थे ये एक्चुअली में थे कौन? तो ज्यूइश एक ऐसी कम्युनिटी थी जिनका खुद की एक कोई भी कंट्री नहीं थी, ठीक है। वो छोटे छोटे पोर्शंस में डिफरेंट कंट्रीज़ में वो रहा करते थे, जिन्हें हर कंट्री से भगाया जाता था, और हमेशा से इन्होंने अपने लिए एक जगह मांगी थी, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इनको पैलेस्टीन में एक छोटा सा पोर्शन दे दिया कि आप यहाँ पे रहोगे। तो ये रीज़न क्या बना इनके कन्फ्लिक्ट का? पैलेस्टीन में पहले से मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती थी, ठीक है। एंड जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जूइश को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी तो ये दोनों रिलीजन ही कन्फ्लिक्ट बने, जो कि आज तक ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाया है। सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री। जब एक छोटे से पोर्शन में किसी भी एक कम्युनिटी को आप रहने की जगह दे दोगे तो धीरे धीरे करके वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड वो फिर एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वही सेम चीज़ किया ज्यूइश पॉपुलेशन ने, एंड आज जो हम इज़राइल देखते हैं वो इन्हीं एक्सपेंशन का आज ये हमारी जो कंट्री है वो पैलेस्टीन पूरी तरीके से इज़राइल बन चुकी, एंड पैलेस्टीनियंस को छोटे छोटे जगह दिए गए हैं कि आप बस वहाँ पर रह सको। उस टाइम पे भी इस एक्सपेंशन की वजह से बहुत छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट होते थे। तो यूएन ने इन 1947 एक प्रपोजल लाया कि पैलेस्टीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। 1 जूइश
one Arab, with Jerusalem and Bethlehem area to become an international city. ठीक है, the plan was accepted by the Palestinians, Jewish leadership but rejected by the Arab leaders. ठीक है, Palestinians ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन Arabs वालों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया. ठीक है, अब इस मैप को आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको ये चीज़ पता चलेगा. ये था UN 1947 का प्लान. इसमें आपको ग्रीन वाले पोर्शंस में पैलेस्टीन थे, जो पैलेस्टीन इतना बड़ा पैलेस्टीन हुआ करता था, एंड वाइट वाले पोर्शंस में इजरायली पीपल, जूइश पीपल रहते थे. वो 1947 के प्लान के बाद इतने पोर्शन में जो ग्रीन सेक्शन वाला जो पोर्शन है बस उसमें पैलेस्टीनियंस हो गए, एंड वाइट सेक्शन में पूरी तरीके से इजराइल हो गया, जिसमें जूइश कम्युनिटी सेटल करती गई. एंड धीरे धीरे 1949 से 1967 के टाइम पे इजराइल ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट किया. अब वो जो पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन थी वो मात्र इतने जगह पे आकर के सीमित हो चुकी थी. एंड आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो इजराइल में पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन बस स्कैटर्ड वे में बस इतनी ही ज़्यादा बच चुकी है, एंड पूरे पे इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया. सो यूएन के 1947 के प्लान के बाद द फॉलोइंग ईयर जूइश एजेंसी ने डिक्लेयर किया द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इज़राइल, एंड द सब्सीक्वेंट 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ. 1948 में अरब और इज़राइल के बीच में वॉर हुआ. दैट वाज द फर्स्ट जो कि इतने वैसे एक बड़े लेवल पे वॉर हुआ, अरब एंड इज़राइल का वॉर हुआ. ठीक है, अरब एंड इज़राइल, एंड जिसमें इजरायली पीपल जो थे वो डोमिनेट करने लगे, एंड दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ओवर मोस्ट ऑफ द फॉर्मर मैंडेट टेरिटरी, वाइल द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप वर हेल्ड बाय द नेबरिंग स्टेट्स. तो नेबरिंग स्टेट ने ये वेस्ट बैंक का सेक्शन ले लिया एंड गाजा स्ट्रिप का सेक्शन ले लिया. नेबरिंग स्टेट्स ने भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया. ठीक है, अब क्योंकि पैलेस्टीनियंस जो थे वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन थी, एंड उस पैलेस्टीन के जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ थी वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो वो मुस्लिम्स ने पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट दिखाया, एंड इज़राइल वहाँ पे जूइश पॉपुलेशन थी, बट जूइश उन्होंने भी अपने पावर को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने 1-on-1 फाइट किया एंड कन्फ्लिक्ट किया. तभी आज ये इतने बड़े एरिया में ये पूरे रिलाई करते हैं. जब पूरी तरीके से अरब कंट्रीज़ से वो पूरी तरीके से सराउंडेड रहा तो सब कोई अगेंस्ट हो गए इज़राइल के. 1948 के वॉर के बाद वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप चला गया अरब स्टेट्स के पास. तो वेस्ट बैंक का और गाज़ा स्ट्रिप का जो एरिया था वो चला गया अरब स्टेट्स के पास. ठीक है, तो अब ये वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप कौन सा है? वेस्ट बैंक तो ये सेक्शन था, गाज़ा स्ट्रिप ये था, ये इधर इजिप्ट के पास चला गया, वेस्ट बैंक ये जॉर्डन के पास चला गया, और ये सीरिया का गोलन हाइट्स था. एंड यही बाद में रीजन ऐसे थे जो कि कन्फ्लिक्ट का रीज़न बना. उस टाइम के बाद से 1948 के वॉर के बाद भी बहुत सारे ऐसे वॉर हुए जो कि इज़राइल ने अकेले अरब कंट्रीज़ के अगेंस्ट में वो वॉर किया. बट जून 1967 में एक 6 डे का वॉर हुआ था अरब कंट्रीज़ के साथ. जून 1967 में एक 6 डे का वॉर हुआ अरब कंट्रीज़ के साथ, एंड उस वॉर में सबसे ज़्यादा जो भी इज़राइल ने पॉपुलेशन अपनी जितनी भी कंसोलिडेट की उस वॉर में उन्होंने किया. तो किस तरीके से किया? इस वॉर की जो शुरुआत हुई थी जब इजिप्ट को ने ब्लॉक करी थी रेड सी इज़राइल्स के लिए. ठीक है, इजिप्ट हम लोग जानते हैं कि इजिप्ट का जो सेक्शन है वो यहाँ है, तो रेड सी का एरिया इजिप्ट ने इज़राइलीज़ के लिए ब्लॉक कर दिया था. ठीक है, एंड 6 डे का वॉर था, ये पूरी तरीके से 6 डे वॉर था. 1967 में ये वॉर हुआ था. एंड जब अगर किसी भी कंट्री का अगर सी रूट अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, वो कंट्री किस तरीके से ट्रेडिंग करेगी, वो भी स्पेशली अगर ऐसे पोजीशन पे वो कंट्री ऐसी जगह उसकी लोकेशन है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एंड वो सी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. सो इजिप्ट का जो ये स्टेप था रेड सी को ब्लॉक करने का, दैट वॉज वेरी मच एजिटेटिंग, जिसने इज़राइल्स को एजिटेट करने पे मजबूर कर दिया, एंड बहुत कन्फ्लिक्टिंग एंड बहुत ही एजुटेशन वाला वॉर हुआ, 6 डे वॉर दैट वाज कॉल्ड. एंड आफ्टर दिस वॉर ये पूरा गाज़ा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स एज वेल एज द वेस्ट बैंक पूरी तरीके से इज़राइल के कंट्रोल में आ गया. That was the biggest change to the Israeli frontiers that came in 1967 when the conflict that was, we already know that it was called the 6 Day War, that left the Israel in occupation of the Sinai Peninsula as well. Egypt का ये Sinai Peninsula को भी Israel ने कैप्चर कर लिया.
as well as the Gaza Strip, the West Bank, the East Jerusalem, and most of the Syrian Golan Heights very effectively. And the territory of the Israel that got tripled with it. So let me show you all firstly the map कि कितना ज़्यादा इज़राइल ने एक्सपेंशन किया और क्या क्या चीज़ों को इन लोगों ने कब्ज़ा किया. So this was the whole Israel after the 1967 war. See, Sinai Peninsula, Gaza Strip, West Bank, Golan Heights, and इस पूरे पोर्शन पे इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया. One more thing I just want to tell you all that in 1949 armistice line was created. What was that armistice line? I'll just show you all that कि ये जो भी डॉटेड लाइंस थी ये आर्मिस्टिस लाइन थी एंड ये लाइंस क्रिएट की गई थी टू डिफाइन द टेरिटरी ऑफ इज़राइल एंड दिस लाइन वाज कॉल्ड आर्मिस्टिस लाइन. इन 1949 दैट वाज क्रिएटेड कि आपको ये पता चले कि इजिप्ट की टेरिटरी कौन सी थी, जॉर्डन की टेरिटरी कौन सी थी एंड इज़राइल की टेरिटरी कौन सी थी. तो ये आर्मिस्टिस लाइन को क्रिएट किया गया था जिसमें कि उस टाइम पे जो गाज़ा स्ट्रिप है वो इजिप्ट का था एंड ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक का जो एरिया था ये पूरा जॉर्डन के पास आता था. तो ये जो सेक्शन है बस ये इतना ही इज़राइल के पास था. 1 सेकेंड. ये जो सेक्शन है बस ये इतना ही इज़राइल के पास था. बट आफ्टर द 1967 वॉर अब यू ऑल सी हाउ मच एरिया द इज़राइल कैप्चर्ड. और आज भी इसी चीज़ की वजह से आज इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड क्योंकि वहाँ पे दो रिलीजन डोमिनेट कर रही है. वन इज़ द मुस्लिम पॉपुलेशन एंड अनदर इज़ द जूइश पॉपुलेशन, जिसकी वजह से लोग अपने अपने एरिया के लिए अपने एरिया को कंसोलिडेट करने के लिए आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं. So that was all about the Israel and the Palestinian war. I hope that you all get what my point was and about the whole history of the Israel and the Palestine. So thank you so much.